नमस्कार दोस्तों, आदर्श प्रश्न पत्र संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। रीट के हमारे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप जरूर से जरूर सुनना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। जिस तरह का पेपर आपका जुलाई 23-24 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा, उसमें इसी तरह का पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको एक बार अभ्यास कर लेना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए और किस तरह का पेपर आता है ये इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। तो एक एक प्रश्न को मैं व्याख्या सहित समझाऊंगा अच्छे से, तो चलिए अच्छे से इनको समझ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज तक राजस्थान में जितने भी आरटेड और रीट के पेपर हुए हैं उनको भी मैंने सॉल्व करवा रखा है, तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां से आप क्लिक करके किसी भी पेपर को देख सकते हो। यदि आप सारे पेपर सॉल्व कर लेते हो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि आपके बहुत सारे प्रश्न आपको उसी में से घूम फिर के मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूं कितने रिपीट होके आ रहे हैं। कई प्रश्न में ऑप्शन चेंज किए हैं, किसी की भाषा बदल दी है, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार भी रिपीट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो वही हैं। 400-500 प्रश्न हैं, उनमें से इधर उधर से जोड़ तोड़ करके, ठीक है, मिक्सिंग करके प्रश्न बना दिए जाते हैं ऐसे। तो चलिए आज का हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं, डेली आपको प्रश्न पत्र मिल रहे हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश को समझेंगे। गद्यांश के आधार पर यहाँ 7 सवाल दिए गए हैं। चलिए समझ लेते हैं गद्यांश को सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है 1तः 7 पर्यंतम। ठीक है, गद्यांश आधारीकृत्य आपको समझने हैं। गद्यांश पर आधारित आपको ये प्रश्न दिए गए हैं 1 से 7, उनका उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढ करके देना होगा। तो उससे पहले हमें गद्यांश को समझना जरूरी है। तो चलिए गद्यांश को आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है वैदिक काले पौराणिक काले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धि ही अधिका आसीत। ठीक है, मतलब हुआ कि वैदिक काल और पौराणिक काल में गुरुकुल की प्रसिद्धि अधिक थी। पहले आपको पता कि गुरुकुल परंपरा ज्यादा थी, तो गुरुकुल की प्रसिद्धि अधिक थी। न केवलम राजपुत्रा अपितु ऋषिपुत्राः श्रमिकपुत्राः अपि गुरुकुले पठन्ति स्म। यानी न केवल राजपुत्र अपितु ऋषिपुत्र और श्रमिक पुत्र भी गुरुकुल में पढ़ते थे। ते गुरुकुलात् सर्वविधाम शिक्षां प्राप्य राष्ट्रस्य आदर्श नागरिकाः भवन्ति स्म है। मतलब ते यानी वे सब गुरुकुल से सभी विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र से आदर्श नागरिकाः भवन्ति, राष्ट्र के आदर्श नागरिक होते थे। आगे कह रहे हैं ते न केवलम चतुर्षु वेदेषु अपितु उपनिषत् पुराण दर्शनादिषु शास्त्रेषु नानाविधासु शिल्पकलासु विविधासु शस्त्र विद्यासु चापि पटवः भवन्ति स्म। इसका मतलब हुआ कि ते न केवलम, वे न केवल 4 वेदों में, अपितु उपनिषद पुराण दर्शनों में, शास्त्रों में, नाना विधासु शिल्प कलाओं, नाना प्रकार की शिल्प कलाओं में, विविध शस्त्र विद्याओं में भी पटवः भवन्ति स्म, चतुर होते थे। ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती थी। अर्जुन है धनुर्विद्यायाम पटुः आसीत। अर्जुन धनुर्विद्या में चतुर था, प्रवीण था। पटु यानी चतुर होना। भीम है दुर्योधनश्च गदा विद्यायाम पटुः आस्ताम। यानी भीम और दुर्योधन गदा विद्या में पटु थे। गदा जानते ना, जो हनुमान जी के पास रहता है गधा, उस विद्या में वो प्रवीण थे। कौरव पांडवानाम गुरुः द्रोणाचार्य है एकलव्यस्यापि गुरुः आसीत। गुरु जो द्रोणाचार्य जी थे, जो कि कौरव पांडवों के गुरु थे, तो कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के भी गुरु थे। परंतु एकलव्य गुरुकुले न पठितवान
किंतु एकलव्य गुरुकुल में नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ाई की उसने, ठीक है, गुरुकुल में नहीं पढ़ा। द्रोणाचार्यस्य प्रतिकृति ही एव तस्य गुरु आसीत, द्रोणाचार्य की प्रतिकृति ही उसकी गुरु थी, यानी उसने मूर्ति बना ली और उस मूर्ति से ही उसने शिक्षा ग्रहण करी। गुरुकुले पठित्वा कश्चन नेता भवति स्म, कश्चन वक्ता भवति स्म, कश्चन योद्धा भवति स्म। कह रहे हैं कि गुरुकुल से पढ़ करके कोई नेता होता था, कोई वक्ता होता था, कोई योद्धा बनता था, ठीक है। इस तरह इस पूरे गद्यांश का अर्थ हो जाता है। अब गद्यांश का अर्थ समझ में आ गया तो प्रश्नों के उत्तर फटाफट मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब हम इसके जो प्रश्न है 1 से 7 वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, गद्यांश के आधार पर हम अब सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, देखिए सवाल को समझते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रसिद्धि ही इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, प्रसिद्धि में आपको प्रत्यय बताना है। आपने जब गद्यांश पढ़ा था तो उसमें पहली लाइन में ये शब्द आपका मिला था आपको, वैदिक काले पौराणिक काले च गुरुकुलस्य प्रसिद्धि अधिका आसीत। तो इसमें ऑप्शन है त्वा प्रत्यय, तिन प्रत्यय, धी प्रत्यय, की प्रत्यय, ये हमारे ऑप्शन हैं दोस्तों। तो अब बताइए इनमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर त्वा प्रत्यय है नहीं, धी प्रत्यय है नहीं, की प्रत्यय है नहीं, यहाँ पे आपका तीन प्रत्यय होगा दोस्तों। कौन सा होगा? तीन प्रत्यय। ये हमारा राइट आंसर है, तीन प्रत्यय। तीन में से आपका ती शेष रहता है, ठीक है। आगे की प्रोसेस आप जानते होंगे, यदि आपको आगे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शस्त्र विद्यासु अस्य विशेषण पदम वर्तते। शस्त्र विद्यासु, यहाँ पर विशेषण पद आपको बताना है। बताओ, शस्त्र विद्यासु में विशेषण पद बताओ आप। अब ये गद्यांश में से ढूंढना होगा आपको। जो शस्त्र विद्यासु हमारा पद है, यहाँ इसका विशेषण पद आपको ढूंढना है। तो देखो गद्यांश के अंदर देखो कि ये शब्द कहाँ पर आ रहा है, उसी के आसपास में आपको विशेषण पद मिलेगा। मैं आपको गद्यांश में लेके चलता हूँ। देखिए ये हमारा गद्यांश रहा दोस्तों। अब इस जगह आप देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है आपका शस्त्र विद्यासु शब्द, ढूंढिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखो ये रहा विविधाशु शस्त्र विद्याशु। अब ये जो दो शब्द हैं हमारे, दो पद हैं, विविधाशु और शस्त्र विद्याशु, ठीक है। तो शस्त्र विद्याओं में कौन सी? विविध शस्त्र विद्याओं में। तो यहाँ पर विशेषण पद है आपका विविधाशु, यानी विविध प्रकार की शस्त्र विद्याओं में, और शस्त्र विद्या आपकी विशेष है। तो यहाँ पर आपसे विशेषण पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका विविधाशु राइट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं और वहीं पर देखते हैं। देखिए ये प्रश्न रहा शस्त्र विद्यासु अस्य विशेषण पदम वर्तते। तो यहाँ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा विविधासु। समझ गए? विविधाशु शस्त्र विद्यासु। आगे चलो, आगे है चतुर्षु इत्यत्र शब्द है वर्तते। चतुर्षु में आपको शब्द बताना है कि ये किस शब्द से आपका शब्द रूप चलता है। जैसे कौन सा शब्द है, ठीक है, वो बताना मूल शब्द। जैसे राम है में आपका राम शब्द होता है, हरि या हरिणा में आपका हरि शब्द होता है। इसी तरह आपको यहाँ चतुर्षु में बताना है कि कौन सा शब्द है। चतुर, चतुर, चतुरा, चतर। बताओ राइट कौन सा है इसमें। तो यहाँ दोस्तों चतुर होता है, इस चतुर शब्द के हम रूप चलाते हैं, ठीक है। चतुर्षु कहाँ पर बन रहा है आप जानते होंगे, सप्तमी के अंदर चतुर्षु बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? सप्तमी में चतुर्षु, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो अगले सवाल को देखते हैं। प्राप्य है इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। प्राप्य में आपको प्रत्यय बताना है। प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके। अब कर के अर्थ में आपको पता है दोस्तों, कर के अर्थ में आपको पता है कि एक तो त्वा प्रत्यय होता है और एक आपका ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? ल्यप प्रत्यय। दो प्रत्यय हो गए, एक तो त्वा प्रत्यय और दूसरा ल्यप प्रत्यय। अब यहां पर त्वा प्रत्यय तो दिख नहीं रहा है। त्वा प्रत्यय तो होता तो आपको एकदम सिंपल दिख जाता त्वा, जैसे खादित्वा, पठित्वा, हसित्वा, उक्त्वा, इस तरह से गत्वा, इस तरह दिख जाता। लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर त्वा प्रत्यय तो नहीं है।
तो दूसरा कौन सा ल्यप, तो ल्यप होगा, सिंपल है। ऑप्शन देखते हैं, त गलत है, त्वतु ये भी नहीं है, त्वा ये भी नहीं है, तो ल्यप प्रत्यय हमारा एकदम करेक्ट है। जब किसी धातु में आप त्वा लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे खाद में लगाया तो खादित्व बन गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है धातु से पहले हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे आप धातु में प्र जोड़ा तो प्राप बना। अब यहां पर धातु से पहले आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आप ऐसी स्थिति में त्वा प्रत्यय नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में ल्यप होता है, यह नियम है हमारा, इसलिए यहां पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। प्राप्य ऐसा अर्थ निकलेगा करके, यानी प्राप्त करके। ठीक, आगे चलो। आगे है हमारा पठितवान इत्यत्र क्या है प्रत्यय है। पठितवान में प्रत्यय बताना है। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है बताइए दोस्तों। सबसे पहले आप प्रत्यय की ऑप्शन देखते हैं, तवतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय और वान प्रत्यय। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों तवतु प्रत्यय। ये पहले वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। जब इस आपको हम ट्रिक बताते हैं, इस तरह की कोई भी उदाहरण आए, जैसे तवान, तवती, तवत, जैसे पठितवान, पठितवती, पठितवत, ऐसे आपके उदाहरण बनेंगे तो समझ जाना ये सब के सब आपके तवतु प्रत्यय के उदाहरण है। खादितवान, हसितवान, लिखितवान, गतवान, ठीक है, इस तरह के उदाहरण आपके सबके किसके मिलेंगे, तवतु प्रत्यय के। ऐसे आपको समझ लेना है, ये ट्रिक है एक तरीका की। अगला सवाल है 6 नंबर। एकलव्यस्य गुरुः कः आसीत्। एकलव्य के गुरु कौन थे। एकलव्य के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शंकराचार्य, वशिष्ठ। तो राइट है इसमें द्रोणाचार्य। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, गद्य में दिया हुआ है, उस गद्यांश में से भी आप देख सकते हैं, वैसे भी याद होगा सबको। तो एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 7 नंबर। धनुर्विद्यायाम पटुः आसीत। धनुर्विद्या में पटु थे, यानी चतुर थे। तो कौन थे। ऑप्शन है भीम है, दुर्योधन है, अर्जुन है, नकुल है। कौन थे बताओ। तो सिंपल है, अर्जुन है, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी इसमें लिखी हुई है, अर्जुन है धनुर्विद्यायाम पटु आसीत। तो राइट है, अर्जुन है। आगे है हमारा सवाल, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो कंठ है, तालु, दंतः, ओष्ठौ। तो इसका राइट हो जाएगा आपका कंठ है। आपने उच्चारण स्थान की लाइन याद करेंगे तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, पहली लाइन में है ये, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे है हमारा प्रश्न, ते नृत्यंती। इस तरह का सवाल आ सकता है, ये बढ़िया सवाल है। इत्यस्य भाववाच्यम किम भविष्यति। यहां पर भाववाच्य बताना है कि भाववाच्य क्या होगा, ठीक है। आप जानते होंगे दोस्तों कि वाच्य आपके 3 होते हैं। एक तो होता है आपका कर्मवाच्य, एक होता है कर्तृवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। तो बताइए यहां पर क्या बनेगा, बताओ फटाफट। ऑप्शन देखते हैं, तहि नृत्यन्ते, तहि नृत्यते, तहि नृत्यते, तेन नृत्यते। इसमें राइट बताना है, फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। तो हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि तहि नृत्यते एकदम सही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भाववाच्य हम बनाते हैं तो भाववाच्य में कर्ता हमारा तृतीया में आएगा और जो आपकी क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन रहेगी हमेशा, ठीक है, सिंपल है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही आपको लिखना होगा। तो तहि नृत्यते बन जाएगा। बाकी ऑप्शंस में गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन में नृत्यंते लिख रहा है इसलिए गलत है। इसके बाद में तीसरे में तई नृत्यते रूपी गलत है, और तेन लिखा हुआ है, यहाँ पर तेन बनता ही नहीं है। तेन एक वचन का, हमें आपको बहुवचन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ते लिखा हुआ है तो ते के हिसाब से बहुवचन बनाना होगा, तृतीया का बहुवचन आएगा। स तौ ते तेन, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तही, ऐसे बनता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। स है अजाम नयति अस्य लृट लकारे स्यात्। इसको आपको लृट लकार में परिवर्तन करना है। लृट लकार में क्या रूप बनेगा, ऐसे ये पूछ रहा है हमसे। नयिष्यति, निष्यति, एनयत, नयेत, बताओ। तो सिंपल है दोस्तों, यहां जो आपका नी धातु का रूप चलेगा, एक तो लटलकार में नयति, नयता, नयंती चलता है, लेकिन भविष्य काल के अंदर रूप चलता है इसका नेष्यति।
निश्यति, निश्यतः, निश्यन्ति, निश्यसि, निश्यतः, निश्यत, निश्यामि, निश्यावः, निश्यामः। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे सवाल हो जाते हैं 10 पूरे। अब आगे चलते हैं, हमारे जो सवाल हैं वो श्लोक पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम श्लोक एक बार समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए श्लोक बोलते हैं एक बार। जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये हमारा गीता का श्लोक है। कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, कह रहे हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी ध्रुवम निश्चित है, जन्म भी निश्चित है, मृतस्य मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। यानी जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। ये निश्चित है, शाश्वत सत्य बात है। आगे कह रहे हैं कि तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए आपको जन्म मृत्यु इत्यादि के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने इस दुनिया में जन्म ले लिया है, इस सृष्टि पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है या मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये गीता में कहा गया है दोस्तों। अब इसके आधार पे हम प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर सवाल, कस्य मृत्यु ध्रुव है, यानी ध्रुव का मतलब निश्चित है। किसकी मृत्यु यहां निश्चित है? किसकी मृत्यु निश्चित है? मृतस्य, जातस्य, तव या मम? बताओ किसकी निश्चित है? तो हमने अभी बताया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे चलो। आगे है श्लोक अस्मिन् किम छंदः, इस श्लोक में कौन सा छंद है? अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। बताइए, आपने छंद पढ़े होंगे, तो यहां पर हमारा सही होगा अनुष्टुप है। अनुष्टुप में 8 वर्ण गिन लो आप, एक लाइन में 8 वर्ण गिन लो, उससे भी अंदाजा लग जाता है। श्लोक षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। तो वर्ण वाला सिस्टम ठीक है, वर्ण गिन लीजिए आप। वैसे आप देखोगे तो उसमें टाइम लग सकता है, जैसे श्लोक षष्टम गुरुगेयम, षष्टम अक्षर गुरु होगा, वो देखोगे तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि 8 वर्ण काउंट कर लो। 8 वर्ण मिल रहे हैं तो समझ लेना, एक लाइन ऊपर वाली जो लाइन है उसमें आपको 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी में 16, यानी कि टोटल 32 वर्ण आपको मिलेंगे पूरे श्लोक के अंदर। समझ लेना, आपका अनुष्टुप छंद है। ठीक है, आगे चलो। कस्य जन्म ध्रुवम, यानी किसका जन्म निश्चित है? जातस्य, मृतस्य, तव या मम? कस्य जन्म, तो मृतस्य उत्तर हो जाएगा, यानी कि मरने वाले का जन्म निश्चित है। ठीक, आगे चलो। झ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, झ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है दोस्तों। तो झ वर्ण आता है आपका च वर्ग में, और च का उच्चारण होता है इचु यशानाम तालु, तो यहां हो जाएगा तालु, आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, आगे चलो। शोचितुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, शोचितुम में प्रत्यय बताना है दोस्तों। शोचितुम में प्रत्यय बताइए फटाफट, कौन सा प्रत्यय होगा? बताइए दोस्तों। देखो, हमने आपसे पहले बता रखा है कि जहां पर तुम की ध्वनि आ रही है समझ लेना तुमुन प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुमुन। बाकी प्रत्यय है नहीं इसमें। तुम की ध्वनि आएगी खादि तुम, हंसी तुम, लेखी तुम, पढ़ी तुम, गन तुम, ऐसे ध्वनि आएगी तुम, समझ लेना तुमुन प्रत्यय है। अगला है जातस्य इत्यत्र का विभक्ति ही, जातस्य में विभक्ति बतानी है द्वितीया, षष्ठी, पंचमी, प्रथमा। तो यहां पर राइट हो जाएगा हमारा दोस्तों षष्ठी विभक्ति है। जातस्य में षष्ठी है, स्य से पता लगा लो, स्य आपका षष्ठी में आता है, जैसे कि रामस्य, ठीक है, बालकस्य। इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये षष्ठी का रूप है। आगे अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। अर्हसि इत्यत्र पुरुष है वर्तते। अर्हसि में आपको बताना है क्या? पुरुष, मध्यम है, उत्तम है, प्रथम है, अन्य है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका मैं राइट बता रहा हूं, आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, यानी कि मध्यम पुरुष है। दी कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। आपको पता है कि सी जो आता है केवल मध्यम पुरुष में ही आता है, इस तरह का रूप, जैसे पठ सी,
अर्हसी, खादसी, लेखसी। इस तरह का रूप तो केवल यहीं पर मिलेगा आपको मध्यम पुरुष एक वचन में, अन्यत्र मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलो। सह प्रातः उत्थाय शनहि धावति इत्यत्र अव्ययम नास्ति। यहां पर अव्यय नहीं है ऐसे बताना है। प्रातः उत्थाय शनहि धावति तो एकदम सरल है। तो धावती जो है आपकी क्रियापद है, ये अव्यय नहीं है, बाकी आपके सारे अव्यय हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, राम है गीताम लिखति अस्य वाच्य परिवर्तनम कर्तव्यम। गीताम लिखति यानी राम गीता को लिखता है। यहां पर आपको वाच्य परिवर्तन करना है, यानी इसको कर्म वाच्य में लिखना होगा। हमने आपको तरीका बता रखा है, 311 का नियम है। सबसे पहले कर्ता को तृतीया में लाओ और जो कर्म है उसको प्रथमा में लाओ। ठीक है, उसके बाद में क्रिया को कर्म के हिसाब से चलाओ तो आपका वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले, चलो यह नियम तो मैं लिख देता हूं 311। तो सबसे पहले आप कर्ता को तृतीया में लाओ। अब आप देखिए कि किस ऑप्शन में कर्ता तृतीया में है। तो राम का तृतीया में रूप बनेगा रामेण। क्या बनता है? रामेण। अब देखो रामेण कहां लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में रामेण है, बिल्कुल है। दूसरे में है, बिल्कुल है। तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो ये तीसरा चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो आपकी गलत होगा यहीं, बाकी चीज देखो ही मत आप, क्योंकि आपका कर्ता तृतीया में आएगा तो तृतीया में रूप है ही नहीं इसमें, तो वो तो वैसे ही गलत हो गए। तो पहले और दूसरे में से आपका आंसर होगा सही। ठीक है, इसके बाद में आपका जो कर्म है यहां पर, जैसे गीताम लिखा हुआ है, गीताम आपका कर्म है, द्वितीय व्यक्ति है। तो यहां पर आपको करना क्या है? इसको प्रथमा में लाना होगा। तो प्रथमा का रूप बनाओ आप गीता का, रमा की तरह चला लो। रमा रमे रमा, तो रमा हो जाएगा, गीता हो जाएगा, गीता। तो आपको गीता लिखना होगा, सिर्फ गीता। अब बताइए गीता कहां लिखा हुआ है? पहले दूसरे में। पहले में लिख रहा है गीता, दूसरे में लिख रहा है गीताम, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्यों? गीताम तो आएगा नहीं, गीता आएगा केवल। तो सिंपल है कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामेण गीता लिख्यते। अब लिख धातु में यह जोड़ के आपका लिख्य बना लो और फिर सेव या लब की तरह रूप चला लो। लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्यते, लिख्यद्वय, लिख्ये, लिख्यावहे, लिख्यामहे। ठीक है, लवते, लभेते, लवन्ते, लब से, लभेते, लवद्वय, लवे, लवा, लवा वहे, लवा महे। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से बनाते हैं हम कर्मवाच्य। आगे चलो। मोहने है जलम पास्यति अस्य लट लकारे परिवर्तनम करोतु। मोहन जल पिएगा। पास्यति आपका भविष्य काल का रूप है, लट लकार का। आपको इसे लट लकार में परिवर्तन करना होगा, लट लकार के अंदर। तो मोहने जलम, यहां तक तो बिल्कुल सही है। केवल पास्यति जो लिख रहा है आपका, ये पास्यति दोस्तों आपका भविष्य काल का रूप है। आपको इसको वर्तमान काल में लाना है तो आपका रूप बनेगा पिबती। क्या बनेगा? पिबती। अब आप देख लीजिए, मोहने जलम तक तो सही है, पिबती कहां लिखा हुआ वो आपका राइट है। पहले ऑप्शन में पिबती मिल गया तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत, चौथा गलत, सब गलत है, पहला राइट है। मोहने जलम पिबती। इस तरह आपको पहचान करनी होती है इनकी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 21 नंबर। अशुद्धम वाक्यमस्ति। आपको जितने भी वाक्य उनमें से अशुद्ध छांट के बताना है। तो पहला ऑप्शन है चौराद विभेति, ग्रामाद आयाति, गुरुणा पठति, नगराद आगच्छति। बताओ गलत छांटना है, गलत कौन सा है? बढ़िया सवाल है ये। तो इसका राइट है दोस्तों 3 नंबर वाला, यानी गुरुणा पठति अशुद्ध है, ये नहीं बनता है। हमने आपको एक सूत्र बताया है, आख्यातोपयोगे। जब किसी से आप पढ़ते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करते हो, तो उसमें आप पंचमी लगाते हो। जैसे गुरु है तो गुरु की पंचमी में क्या बनेगा रूप? गुरोहो। ऐसे गुरोहो। उपाध्याय, उपाध्याय है तो उपाध्यायात, शिक्षक है तो शिक्षकात, तो गुरोहो पठति। इस तरह से रूप बनेगा यहां पर। बात समझे? आगे चलो। अगला है राधिका शुक्लाम शाटिकाम धारयति इत्यत्र विशेषण पदम किम। शाटिका यानी साड़ी होती है, तो यहां पर राधिका शुक्ल वर्ण की साड़ी को धारण करती है। ठीक है, तो यहां पर आपसे विशेषण पद पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं? विशेषण। तो सिंपल है दोस्तों, साड़ी कैसी है आपकी? शुक्ल है, शुक्ल वर्ण की है, श्वेत वर्ण की है। तो इसका मतलब हो गया कि जो शुक्लाम है ये आपका विशेषण है
क्या है विशेषण, तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्लाम। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 23 नंबर। मम्मटानुसारेण काव्य प्रयोजनम नास्ति, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन नहीं है। कौन सा प्रयोजन नहीं है बताओ? धनार्जनम, यशः, शिव क्षति ही, व्यवहार ज्ञानम। तो इसका राइट है तीसरा वाला, क्योंकि धनार्जन है, यश है, व्यवहार ज्ञान, ये तीनों सही है, शिव क्षति गलत है, और यही आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल अब देखिए दोस्तों, 25 नंबर सवाल है। असत्य कथनम वर्तते, असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, छांट के बताओ असत्य कथन कौन सा है। पहला है हमारा दंडान्वय विदहु व्याकरणात्मक प्रश्नाः भवन्ति, ये बिल्कुल सही है। दंडान्वय विधि में व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगला है खंडान्वय विदहु साहित्यिक प्रश्नाः भवन्ति, ये भी बात सही है। दंडान्वय विधि ही श्रेष्ठ विधि, दंडान्वय विधि श्रेष्ठ विधि है, ये ठीक नहीं है। दंडान्वय विधि श्रेष्ठ विधि नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। इसके बाद में है खंडान्वय विधिरेव उच्च स्तरीय स्वरूपम आकांक्षा विधि ही वर्तते, ये बात ठीक है। तो यहां पर बताइए राइट आंसर हो गया हमारा 3 नंबर, क्योंकि यहां पर असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है, असत्य कथन आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां पर 25 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है। आगे चलो अगला सवाल। प्रश्नोत्तर विधेः प्रवर्तक के, प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक कौन है? प्लेटो महोदय, अरस्तु महोदय, सुकरात महोदय, पतंजलि महोदय, कौन से महोदय हैं बताओ? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका हम बता रहे हैं, सुकरात महोदय। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक सुकरात महोदय को माना जाता है। अगला सवाल, कविनाम निकषम एतत् अस्ति, कवियों के निकष क्या है, यानी कसौटी किसे मानते हैं कवियों की कसौटी? गद्य को, पद्य को, नाटक को, अनुवाद को, बताओ। कवियों की कसौटी मानी जाती है गद्यम, गद्यम कविनाम निकषम, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा गद्यम, ऐसे। अगला है हमारा 28 नंबर। व्याकरण पाठ योजनायाम क्रम है वर्तते, व्याकरण पाठ योजना में क्रम क्या है? प्रस्तुतीकरण, सामान्यीकरण, नियमीकरणम, नियमीकरणम, सामान्यीकरणम, प्रस्तुतीकरणम, सामान्यीकरणम, नियमीकरणम, प्रस्तुतीकरणम, प्रस्तुतीकरणम, नियमीकरणम, सामान्यीकरणम। बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो पहले नंबर वाला सही है दोस्तों, प्रस्तुतीकरण होता है, फिर सामान्यीकरण करते हैं और लास्ट में नियमीकरण होता है। व्याकरण पाठ योजना का सिस्टम यही है। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 29 नंबर। कविता पाठ योजनायाम न भवति, कविता पाठ योजना में नहीं होता है, क्या नहीं होता है बताओ? क्या नहीं होता है? पाठ प्रवर्धनम, काठिन्य निवारणम, साक्षात अनुवाद है, सौंदर्यानुभूति प्रश्नाः। सिंपल है दोस्तों, इसमें 3 नंबर वाला सही है। साक्षात अनुवाद नहीं होता, ये तो अनुवाद में होता है। पाठ प्रवर्धन बिल्कुल होता है पद्य शिक्षण में, कविता पाठ या पद्य शिक्षण एक ही बात है। काठिन्य निवारण होता है, बिल्कुल ठीक है। सौंदर्यानुभूति प्रश्न होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन साक्षात अनुवाद नहीं होता, ये अनुवाद शिक्षण में होता है। चलिए आज के इस पेपर का हमारा लास्ट सवाल। व्याकरणानुवाद विधेः विषये असत्य कथनम वर्तते, व्याकरणानुवाद जो हमारी विधि है उसके विषय में असत्य कथन आपको बताना है, गलत कथन। तो देखिए कथन देखते हैं पहले। अस्य विधेः प्रवर्तकः भंडारकर महोदय, बिल्कुल सही है। इस विधि के प्रवर्तक भंडारकर महोदय हैं, एकदम सही है। अत्र व्याकरणोपरि अनुवादोपरि च बलं भवति, ये भी बात सही है। व्याकरण अनुवाद के ऊपर बल देते हैं। अत्र अनुवादः प्रथमः व्याकरणम द्वितीयम, ये बात ठीक नहीं है भैया, ये गलत है। आमटे महोदय अस्य समर्थक, ये बात भी सही है। 3 लाइन सही है, एक गलत है, तो उसी को छांटना है यहाँ पर। तो तीसरी लाइन जो है ये अशुद्ध है आपकी, यानी अत्र अनुवाद प्रथम नहीं है, ऐसा नहीं है, ये लाइन ही गलत है आपकी। तो ये जो कथन है वो अशुद्ध है, यानी असत्य कथन है। इस तरह से हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर व्याख्या सहित अच्छे से हो जाते हैं। आप अच्छे से इनको देखिए, सुनिए। जब भी आप खाना बना रहे हैं, बैठे, जब भी आपको समय मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ पे आप सुन सकते हैं इनको, क्योंकि सुनने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं।
ठीक है दोस्तों, लगातार मिलेंगे आपको 2-4 दिन और हम बताएंगे बस, उसके बाद में तो आपको लास्ट टाइम रहेगा दोस्तों। तो रिवीजन करते रहो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो बस। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको और भी मैटर इसमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। आपको कमेंट कर दीजिए, कोई भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है संस्कृत का, कुछ भी आप कमेंट करो फटाफट, आपको बहुत सरल तरीका से आपको वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। वैसे मैं बना रहा हूँ अभी जितने भी आपके बड़े बड़े टॉपिक हैं, संधि समास कारक प्रत्यय, इनकी मैं समरी में आपको बहुत शॉर्ट तरीका से नोट्स बनाऊंगा, आपको 2 दिन के अंदर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे आप पहचान सकते हो संधि समास प्रत्यय कारक इत्यादि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगली वीडियो का इंतजार करिए, अच्छे से इसको समझना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद।